हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जीनियस क्लासेस फॉर यू पर। तो आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 का इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। तो इससे रिलेटेड जो भी आपका इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उन सभी को हम लोग करने वाले हैं। सबसे पहली बात आपको बता दें, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये जो आपका बुक का जो क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चन 6 है, इसमें से 6 तो करेंगे ही, प्लस में इस बुक में जो इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है हम लोग उसको भी करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आप भी अच्छी जानकारी चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लास्ट में लाइक भी कर दीजिएगा, नहीं लगे तो मत कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए, तो सबसे पहली बात आप लोग को देखिए, बुक है और बुक में कहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा इसका कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, क्या पता आप लोग जैसे मान के चलिए यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्टिव इसमें दिया हुआ है, यहाँ से नहीं पूछे बीच से पूछ दे तो क्या कीजिएगा। तो उस चलिए ना, आप लोग को एक हाईलाइटर खरीदना है। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग जो हाईलाइट किया हुआ है ना, इस तरह से आपको बुक में ना कलर कर देना है मेन मेन पॉइंट को। जैसे यहाँ पे लिखा गया है 15 अगस्त 1947 को मिली आज़ादी से पहले, मतलब भारत का आजाद हुआ है 15 अगस्त 1947 को। ठीक है, से पहले जो है ना 200 वर्षों तक जो है ना अंग्रेजी शासन का गुलाम था। तो भारत जो है ना 200 वर्षों तक क्या था, अंग्रेजों का गुलाम था। उस समय भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो इस तरह से कह करके जो है ना, मतलब कि पढ़ के आप एक अच्छी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो खैर ये रही तो बुक की बात। तो चलिए आज हम लोग जो जिस टॉपिक के लिए आए हैं उसको पहले हम लोग कवर कर लेते हैं। तो सबसे पहला आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हैं, क्या अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, यानी इकोनॉमिक्स क्या है, अर्थव्यवस्था है क्या। ठीक है, जो हम लोग पढ़ने वाले हैं तो वन बाय वन करके चलेंगे और आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा पूरा वीडियो देखने के बाद। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देखिएगा। तो ये हम लोग का पहला चैप्टर है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास, जिसका हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न करने वाले हैं, यानी शॉर्ट क्वेश्चन करने वाले हैं। जो हम लोग का पहला क्वेश्चन क्या था, अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं या क्या है, जो भी हो आप बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है। तो अर्थव्यवस्था का मतलब होता है पैसे का लेन देन। ठीक है, तो जो भी हो जिससे भी पैसे का लेन देन होता है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अर्थव्यवस्था कहते हैं। ये हो गया सिंपल सा भाषा। बाकी हम लोग चलेंगे बुक को, जो बुक में हम लोग का दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें लिखना है हम लोगों को अर्थव्यवस्था आर्थिक क्रियाओं का। आर्थिक क्रिया क्या होता है, सबसे पहली बात देखिए, आप लोग को जो ना वन बाय वन एक एक वर्ड करके समझाएंगे, जिससे आप लोग को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था आर्थिक क्रिया का। अब आर्थिक क्रिया क्या होता है, आर्थिक क्रिया का मतलब होता है जिनसे हमें पैसा मिलता है, यानी आय प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अर्थव्यवस्था आर्थिक क्रियाओं का एक ऐसा संगठन है, मतलब ग्रुप है, जिसके अंतर्गत लोग कार्य करके अपना जीवन यापन करते हैं, उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको आप डिटेल से समझो। अर्थव्यवस्था का पैसे का लेन देन होता है। आर्थिक क्रिया का अर्थ क्या होता है, जिससे कि हम लोग को आय प्राप्त होता है, यानी जो भी काम करे। देखिए, अब एक समाज के अंतर्गत रहने वाले लोग तो सभी एक तरह का काम नहीं कर सकते हैं। तो कोई किसी का जॉब होता है, कोई ठेकेदार होता है, कोई मजदूर होता है। ठीक है, कोई खेती करते हैं, तो सबका सब तरह से काम होता है। लेकिन जिस सभी से लोगों को क्या होता है, आय प्राप्त होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आर्थिक क्रिया कहते हैं। ठीक है, तो आर्थिक क्रिया बहुत सारे कामों से हो जाता है। यह एक सबका एक क्या है, ग्रुप है, जिसके अंतर्गत लोग कार्य करके, इसके अंदर ही लोग क्या करते हैं, कार्य करके जो है ना, जो उससे जो आय प्राप्त होता है, यानी पैसा जो मिलता है मजदूरी, उससे क्या करता है, अपना जीवन यापन करते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो सिंपल भाषा में और समझा देते हैं आप लोगों को। अर्थव्यवस्था आर्थिक क्रियाओं का एक ऐसा संगठन है जिसके अंतर्गत लोग कार्य करके अपना जीवन यापन करते हैं, उसे क्या कहते हैं, अर्थव्यवस्था कहते हैं। उम्मीद है आप लोग को इतना सिंपल भाषा बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो इसी के साथ एक पॉइंट है जिसमें लिखा हुआ आप लोग का, अर्थव्यवस्था समाज की सभी आर्थिक क्रियाओं का योग है, यानी समाज के अंतर्गत बहुत सारे काम होता है जिससे कि पैसा प्राप्त होता है, उसको हम लोग कौन सी बोलते हैं, तो अर्थव्यवस्था बोलते हैं। तो समझ गए आप लोग। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे आप लोग का सेकंड क्वेश्चन जो बुक में दिया गया है, तो आप लोग को बुक भी दिखाते हुए चलेंगे और क्वेश्चन आंसर भी करते हुए चलेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन आप लोग का, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है। देखिए, अभी आप लोग को समझ में मतलब मन में आता होगा ये मिश्रित अर्थव्यवस्था कहाँ से आ गया। तो अर्थव्यवस्था जो होता है ना, वो 3 प्रकार का होता है। ठीक है, 3 प्रकार का होता है। पहले आप लोग का पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, उसके बाद है समाजवादी अर्थव्यवस्था, उसके बाद आता है लास्ट में मिश्रित अर्थव्यवस्था, जो कि इंपॉर्टेंट आपके बुक में दिया है। वो सब भी अगर आप चाहते हैं कि इस चैप्टर का फुल डिटेल्स के साथ, यानी कि जैसे आप लोग का पूंजीवादी और समाजवादी छूट गया है, अगर आप चाहते हैं नहीं वो भी क्वेश्चन हम करें, तो इस मतलब वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा, ताकि जैसे वो वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आप तक जाए और आप भी अच्छी तैयारी के साथ जो है ना अच्छे मार्क्स ला सके। तो आप लोग का सेकंड क्वेश्चन क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है। तो इसमें आप लोग को लिखना है कि वैसी अर्थव्यवस्था है जिसके उत्पादन के साधनों का स्वामित्व एवं संचालन। एक तो हो गया मान के चलो कोई भी चीज़, जैसे हम लोग किसी चीज़ में पूंजी लगाते हैं तो उसका जो उत्पादन होगा,
जैसे मान के चलो अपने देश में क्या होता है, जैसे मान के चलो आप कोई कारखाना खोलते हो तो उसमें आप लोग को सरकार का एक कुछ भाग जो है ना टैक्स के रूप में देना पड़ता है, टैक्स पेयर करना पड़ता है, यानी टैक्स उसको देना पड़ता है। जैसे अभी कोई कपड़ा ही खरीदो तो जिसमें प्राइस लिखा हुआ रहता है ना एमआरपी, उसके नीचे आप देखोगे तो लिखा हुआ रहता है कि 2% या 5% उसमें जीएसटी सरकार को जाता है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, वैसी अर्थव्यवस्था जिसके उत्पादन के साधनों का स्वामित्व एवं संचालन देश की सरकार एवं निजी व्यक्ति के पास हो, उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे आप लोग का होता है भारत, मतलब भारत में क्या है, जैसे कोई भी आप लोग का कोई भी चीज़ अगर करते हो, कल कारखाना खोलते हो या फिर किसी तरह का फैक्ट्री लगाते हो या आपके पास जो भी संपत्ति है, तो उस पर दो आदमी का अधिकार है, एक तो खुद का अधिकार आपका है और दूसरा सरकार का है। अभी अगर मान के चलो अभी से बोल देता है कि कल जनता कर्फ्यू लगता है, तो आप लोग सभी सरकार के नियमों का पालन करते हैं, सभी हम लोग खुद करते हैं, तो ये क्या हो जाता है, सरकार का भी अधिकार है उस पर और हम लोग का भी अधिकार है। जैसे हम लोग का ज़मीन भी है, तो ज़मीन है तो ठीक है, मेरा है, पर्सनल है, लेकिन उसका भी जो है ना रसीद कटाना पड़ता है। ज़्यादा दिन तक अगर आप रसीद नहीं कटाते हैं तो ज़मीन सरकारी हो जाता है। तो कहने का मतलब हो गया कि सारा संपत्ति आपका है, लेकिन उस पर अधिकार आपका है, सरकार का भी है। आप बाइक लेते हो, हेलमेट लगा के मत चलो, देखो आपको जो है ना उसमें क्या बोलते हैं, जुर्माना भरना पड़ जाता है पकड़े जाने के बाद। तो देखिए आप सोचोगे बाइक मेरा है, सारा चीज़ मेरा है, तो इसमें ऐसा क्यों हो रहा है, ये क्यों कर रहा है, तो उस पर सरकार का भी अधिकार है, उसमें आपकी मतलब सुरक्षा की दृष्टि से। ठीक है, तो चलिए हम लोग उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। तो इसी साथ चलते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन को। ठीक है, तो तीसरा नंबर क्वेश्चन आपको बुक में देख सकते हैं क्या दिखा हुआ है, सतत विकास क्या है। ठीक है, सतत का अर्थ पहले आप लोग को समझना पड़ेगा, फिर आप परिभाषा को बहुत ही अच्छी तरीके से भली भांति समझ सकते हैं। तो सतत का अर्थ होता है लगातार। सतत का अर्थ क्या होता है, लगातार, मतलब कंटिन्यू, इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं। तो इसमें लिखना है कि सतत विकास पूछा गया, तो लगातार विकास क्या है, लगातार विकास हम लोग किसे कहेंगे, क्या कैसा होना चाहिए। तो इसमें आप लोग को लिखना है, आप लोग को अच्छे से दिखाई पड़ रहा होगा, किसी तरह का डाउट हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि आगे वाला वीडियो में जो है ना ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम ना हो। तो आप लोग को लिखना है वैसा विकास जो जारी एवं टिकाऊ बना रह सके। तो वैसा विकास जो क्या है, जारी मतलब कंटिन्यू रहे, और टिकाऊ मतलब लंबे समय तक। जैसे हम लोग कपड़ा लेते बोलते हैं ना, ये टिकाऊ तो होगा ना, मतलब लंबे समय के लिए। ठीक है, तो वैसा विकास जो जारी एवं टिकाऊ बना रह सके। सतत विकास में ना केवल वर्तमान पीढ़ी, ऐसा नहीं होना चाहिए सतत विकास में सिर्फ प्रेजेंट को देखा जाए। ठीक है, यही यहाँ पे लिखा हुआ है, सतत विकास में ना केवल वर्तमान पीढ़ी बल्कि भावी मतलब होता है भविष्य। ठीक है, भावी पीढ़ी के विकास को भी ध्यान में रखा जा सके, तो ऐसे विकास को सतत विकास कहते हैं। अब जैसे मान के चलो हम लोग आज 300 रुपये कमाते हैं, तो ऐसा तो नहीं करते कि 300 रुपये आज ही खत्म कर देते हैं। उसमें से अगर हम लोग 200 रुपये भी खर्च करते हैं, तो उसका एक भाग यानी 100 रुपये जो है हम लोग भविष्य के लिए, कल के लिए रखते हैं, और कल आने वाला जो कल होता है उसको हम लोग भविष्य में बोलते हैं। ठीक है, तो वही अर्थ हुआ कि ऐसा विकास जो लगातार एकदम लंबे समय तक कंटिन्यू चलते रहे। ठीक है, और उसमें से ऐसा नहीं सतत विकास में जो है ना कि हम लोग सिर्फ प्रेजेंट में ही जिए, उसमें जो है ना भविष्य के लिए भी सोचा जाता है। तो ऐसे ही विकास को हम लोग क्या कहते हैं, सतत विकास कहते हैं। तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ वैसा विकास जो जारी एवं टिकाऊ बना रह सके। सतत विकास में न केवल वर्तमान पीढ़ी बल्कि भावी यानी भविष्य पीढ़ी के विकास को भी ध्यान में रखा जा सके, तो ऐसे विकास को सतत विकास कहते हैं। उम्मीद है आप लोग यहाँ तक भी अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो चलिए इसी के साथ हम लोग चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 4 नंबर क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा है और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। सो आप लोग उसको कंटिन्यू जरूर देखिए पूरा। 4 नंबर क्वेश्चन आप लोग बुक में देख सकते हैं क्या लिखा गया है। 4 नंबर क्वेश्चन है आर्थिक नियोजन क्या है। तो आर्थिक नियोजन क्या है हम लोग पहले इसको समझेंगे। ठीक है, तो इसका देखिए, राष्ट्र के प्राथमिकताओं के अनुसार, राष्ट्र जिस चीज़ को प्राथमिकता मतलब जिस चीज़ को अहमियत देता है, ठीक है, उसके अनुसार, तो राष्ट्र के प्राथमिकताओं के अनुसार देश के साधनों का विकास, देश का जो भी साधन दिया गया जिससे देश विकास करता है, ठीक है, उसके विकास उसको लेकर आगे बढ़ना। ठीक है, साधनों का विकास की विभिन्न में नियोजित एवं समन्वय उपयोग करना ही आर्थिक नियोजन कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, आर्थिक में कोई दिक्कत नहीं है। तो कहने का मतलब जो भी हम लोग के पास साधन है उससे जो विकास करके देश को हम लोग और आगे लेके जा सके, उसी को हम लोग कुछ क्या बोलते हैं, मेरे मन में तो हमेशा कुछ याद है, इसे बोलने का आदत लग गया, मतलब उसे क्या कहते हैं हम लोग, आर्थिक नियोजन कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे आप लोग का 5 नंबर क्वेश्चन दिया गया, मानव विकास रिपोर्ट क्या है। ठीक है, मानव विकास रिपोर्ट क्या है, तो पहले आप लोग इसको एक बार डिफिनेशन देख लेते हैं, फिर आप लोग को अच्छी तरीके से समझाएंगे भी। ठीक है, मानव विकास रिपोर्ट यूएनडीपी के द्वारा पेश किया गया एक रिपोर्ट होता है। तो यह एक संस्था है, ठीक है, जो कि रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। ठीक है, जिससे क्या होता है प्राप्त, आगे देखते हैं हम लोग क्या होता है। यूएनडीपी के द्वारा पेश किया गया एक रिपोर्ट होता है जिसमें विभिन्न देश की तुलना, मतलब अदर कंट्री से हम लोग अपने देश की तुलना करते हैं। ठीक है, शैक्षणिक स्तर, स्वास्थ्य स्थिति एवं प्रति व्यक्ति आय के आधार पर किया जाता है।
तो कहने का मतलब हो जाता है कि मानव विकास रिपोर्ट है क्या। जैसे भी हम लोग अभी प्रेजेंट जब हम वीडियो बना रहे हैं तो इस टाइम जो भारत का पॉपुलेशन है, मतलब जो भी अभी न्यूज़ में आ रहा है, जो मतलब अभी जनरल नॉलेज कह सकते हैं कि वो बन चुका है। अभी हम लोग का जो देश की जो जनसंख्या है वो 150 करोड़ हो चुका है, और इसी के साथ जो है ना जनसंख्या में हम लोग पहले स्थान पर आते हैं, यानी भारतवासी। ठीक है, तो जैसे अभी पता चला कि हम लोग दुनिया में मतलब विश्व में जितना भी देश है सबसे आगे जनसंख्या में है, तो हम लोग कैसे पता चला। जैसे कि अब बहुत सारा कंट्री हो जाता है, चीन है, दक्षिण अफ्रीका है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, इसी तरह का और भी जितना भी कंट्री है इस दुनिया में, अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, सबसे जनसंख्या में ऊपर है। तो कैसे पता चलता है, यह एक संस्था है जो कि प्रस्तुत करता है कि हाँ फला देश का कितना जनसंख्या है, इस देश का जनसंख्या कितना है, तो उसी के आधार पर पता चलता है कि हाँ इस देश का जो है ना जनसंख्या सबसे अधिक है, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम। ठीक है, तो मानव विकास रिपोर्ट क्या है कि यूएनडीपी के द्वारा जो पेश किया गया एक रिपोर्ट होता है जिससे कि पता चलता है कि जनसंख्या हम कितना आगे हैं, शैक्षणिक स्तर यानी कि शैक्षिक स्तर को पढ़ाई लिखाई में कितना आगे हैं, स्वास्थ्य स्थिति इसमें कितना आगे हैं, प्रति व्यक्ति है मतलब देश घाटे में चल रहा है या नफे में चल रहा है, इकोनॉमी इसका क्या है, तो इसी के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है जिससे हम लोग को पता चलता है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, मानव विकास रिपोर्ट कहते हैं। मानव विकास रिपोर्ट का अगर हिंदी अर्थ देखा जाए क्या होता है, तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। ठीक है, यहाँ पे तो ये क्या करता है, इससे हर एक मतलब हर चीज़ का जो है ना एक स्तर पता चलता है। उसके बाद आप लोग का छठा नंबर क्वेश्चन है जो कि आप लोग का बुक का लास्ट क्वेश्चन है, लेकिन आप लोग का जो हम पढ़ा रहे हैं उसमें अभी लास्ट क्वेश्चन नहीं है, अभी आप लोग को और कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन कराएंगे जो कि बुक से है, और लास्ट में आप लोग को ऑब्जेक्टिव भी कराएंगे। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पर छठा नंबर क्वेश्चन दिया गया है, आधारिक संरचना पर प्रकाश डालें। यानी आधारिक संरचना है क्या चीज़, ठीक है, हम लोग किसे कहेंगे। तो आधारिक संरचना का मतलब उन सुविधा एवं सेवाओं से है जो देश के आर्थिक विकास के लिए सहायक हो। ठीक है, तो पहले डिफिनेशन एक बार पढ़ रहे हैं, उसके बाद आप लोग को समझाएंगे। ठीक है, आर्थिक विकास के लिए सहायक हो वे सभी तत्व जैसे बिजली, परिवहन, संचार, बैंकिंग, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल आदि देश के आर्थिक विकास के आधार हैं, जिसे देश का आधारिक संरचना कहते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे समझो, तो आधारिक संरचना का मतलब उन सुविधा एवं सेवाओं से, मतलब वैसा सुविधा या वैसा सेवा को बोला जाना चाहिए जो देश के आर्थिक विकास के लिए, जो देश को जो विकास की ओर आगे की ओर लेके जा सके। ठीक है, जैसे बिजली है तो हम लोग बहुत सारा काम कर सकते हैं, बिजली से होता है ना हम लोग, जैसे बिजली है तो बहुत सारा मतलब कल कारखाना में बिजली से मतलब मोटर वगैरह चलता है जिसमें बहुत सारा चीज़ बनता है उसमें। ठीक है, वो हो गया। अभी इलेक्ट्रिक टोटो वगैरह जो निकल चुका है उसमें क्या होता है, बिजली आया तो बिजली से उससे पहले चार्ज करते हैं और फिर उसी चार्ज से हम लोग उसको एक जगह से दूसरे जगह लोगों को लेके जाते हैं, लोगों को सेवा प्रदान करते हैं। तो इससे क्या होता है, देश को जो है मतलब जैसे मान के चलो कोई सामान यहाँ से दूसरी जगह लेके जाना है तो वो भी हम लोग को क्या करता है, सुविधा प्रदान करता है। और इन सभी से जैसे बैंकिंग, स्कूल, कॉलेज, इन सभी जैसे बैंकिंग वगैरह हो गया। अभी मान के चलो आपका भाई अब जो भी हो, मान के चलो आप अभी जैसे बम्बई में है, आप दूसरी जगह बिहार में रह रहे हो कहीं, तो वहाँ से पैसा लेके यहाँ पहुँचाने थोड़ी ना आते हैं, वो वहाँ से बैंक में लगा देते हैं और आप यहाँ से निकाल लेते हैं। परिवहन जैसे गाड़ी वगैरह हो गया, तो समझिए आप समझ रहे हैं। संचार मतलब हो गया जैसे कि एक जगह का मैसेज वगैरह का दूसरे जगह, अभी मान के चलो जैसे गुजरात में मतलब पूरा आंधी वगैरह आ रहा है, जैसे कि बिपरजॉय ऐसे कुछ नाम है तूफान का, चक्रवाती तूफान है, तो उसका हम लोग न्यूज़ घर बैठे टीवी पे देख सकते हैं। स्कूल, कॉलेज, अस्पताल वगैरह, जैसे स्कूल कॉलेज में जानते हैं पढ़ाई वगैरह के लिए हम लोग को सुविधा मिलता है, और इसमें पढ़ लिख के लोग एक से एक साइंटिस्ट वगैरह बनते हैं जिससे देश का और भी ज़्यादा विकास होता है। कॉलेज, अस्पताल, इन सभी चीज़ें क्या है, देश का एक नींव है, मतलब कह सकते हैं एक स्तंभ है जिसपे पूरा देश टिका हुआ है। और इन सब चीज़ से होते हुए जो है ना दो मतलब कि देश जो है ना एक बेहतर विकास की ओर आगे चलते हैं। ठीक है, उम्मीद है आप लोग यहाँ तक भी समझ चुके होंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं आगे का कुछ पॉइंट दिया गया उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। भारत 15 अगस्त 1947 ईस्वी को आज़ाद हुआ था। ठीक है, हम भारत कब आज़ाद हुआ है, 15 अगस्त 1947 को। अब भारत देश में रहते हैं, कम से कम इतना तो जरूर पता होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। अंग्रेजों ने भारत पर 200 वर्षों तक हुकूमत किया। जो आप लोग को आगे में अंडरलाइन किया हुआ था बस वही चीज़ों को यहाँ पे बता रहे हैं। ठीक है, अंग्रेजों ने जो है ना मतलब भारत पर कितने वर्षों तक, 200 वर्षों तक हुकूमत किया। यानी भारत जो था ना एक अंग्रेजी का एक उपनिवेश था। ठीक है, उस वक्त भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो उस टाइम में जो था क्या कहा जाता था, भारत को सोने की चिड़िया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे का कुछ क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है जो आपको बुक से है, सो उसको जरूर देख के जाइएगा, और साथ में आप लोग का ऑब्जेक्टिव भी देख के जाइएगा, आपका ऑब्जेक्टिव कितना सही होता है। ठीक है, चलिए आगे आप लोग का क्वेश्चन दिया गया समावेशी विकास क्या है, जो आपके बुक से मतलब हो गया आप लोग का जो बुक में दिया गया यहाँ पर है ना वो 6 क्वेश्चन ही है, आप लोग का उससे ज़्यादा क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा जाता है। समावेशी विकास क्या है, पहले हम लोग इसको देख लेते हैं। तो विकास की वैसी प्रक्रिया, ठीक है, तो समावेशी विकास जैसे आप लोग सतत विकास को पढ़े हैं, सेम उसी तरह से आप लोग का समावेशी विकास आने वाला है।
तो विकास की वैसी प्रक्रिया जिसमें समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर ऊंचा हो तथा समाज का कोई भी वर्ग विकास के लाभ से अछूता ना रहे, तो ऐसे विकास को समावेशी विकास कहते हैं। अब देखो, एक समाज के अंदर रहने वाला अमीर से अमीर भी होता है, गरीब से गरीब भी होता है, मिडिल क्लास भी वाला भी होता है। तो हम लोग विकास का वैसा प्रक्रिया जिस वैसे हम लोग मान के चलो, कोई भारत में जैसे हम लोग जानते हैं एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति अभी मुकेश अंबानी जी हैं। तो अगर ऐसे उसको देख के थोड़ी ना बोल सकते हैं कि मतलब भारत विकास कर रहा है या भारत बहुत अमीर कंट्री है, उसको देख के नहीं बोला जा सकता। सबको ले करके बोला जाता है, ठीक है, सभी को एक साथ में जोड़ा जाए तब बोला जाए कि हाँ विकास कर रहा है या इकोनॉमी दर उसका ज़्यादा है या कम, इस तरह से होता है, ठीक है। एक को देख करके नहीं किया जा सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा गया विकास की वैसी प्रक्रिया जिसमें समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर ऊंचा हो, मतलब समाज में रहने वाले गरीब से गरीब, अमीर से अमीर और मिडिल क्लास वाले सभी को एक साथ एक लाइन में लेकर के उसको हम लोग आगे बढ़ सके, तथा समाज का कोई भी वर्ग विकास के लाभ से अछूता ना रहे। ऐसा नहीं करना है कि कोई बहुत गरीब है तो ये इसको छोड़ दो, इसको नहीं लेना है इसमें, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, उसको भी हम लोग साथ लेकर के चलेंगे। तो वैसे ही विकास को हम लोग क्या बोलेंगे, समावेशी विकास बोलेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे का भी एक क्वेश्चन जो है वो भी इंपॉर्टेंट है, और आगे देखते हैं आप लोग का कौन कौन सा पॉइंट आने वाला है। अभी आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है। चलिए आगे आप लोग का क्वेश्चन आता है, राष्ट्रीय आय क्या है। राष्ट्रीय आय क्या है, यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं नेशनल इनकम, ठीक है। तो इसका डिफिनेशन देखिए बहुत ही सिंपल है, किसी देश में एक वर्ष के अंतर्गत, तो मतलब हो गया अवधि अंतर्गत बोल सकते हैं। तो किसी भी देश में, यानी कोई भी कंट्री हो ना कोई भी देश हो, तो एक वर्ष के अंतर्गत यानी एक साल में, ठीक है, किसी देश में एक वर्ष के अंतर इनकी अवधि में उत्पादित की गई सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को राष्ट्रीय आय कहते हैं। यानी कोई भी कंट्री हो, एक साल के अंतर्गत उसमें जितना भी वस्तुओं का उत्पादन होता है, जितना सेवाओं का उत्पादन होता है, उन सभी के जो है ना मौद्रिक मूल्य, उसका अगर पैसा से अनुमान लगा के देखा जाए तो जितना होता है ना, जो योग होगा टोटल से, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय आय बोलते हैं, ठीक है, नेशनल इनकम बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग इसको याद जरूर कर लीजिएगा। आगे आप लोग का क्वेश्चन दिया गया है कि जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश विकसित कहलाता है। हम लोग जानते हैं हम लोग का जो कंट्री से है 1 मार्च से, मतलब अब एक मिनट थोड़ा सा आप लोग को दिखाना चाहिए किधर गया, इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव भी है उस तरह का, सच सेकेंड चैप्टर में है क्या पता नहीं। यहाँ पे देख सकते हैं ना, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक ये वाला, ठीक है ना, 1 अप्रैल से 31 मार्च वाला जो है ना, ये आप लोग का इसी के बीच जो है एक साल के अंतर्गत जो है ना पता चलता है कि देश का इकोनॉमी आगे बढ़ रहा है, मतलब हो गया कि देश विकास कर रहा है या फिर देश घाटे में चल रहा है, ठीक है, ये चीज़ का पता चलता है। तो जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होगा ना, वह देश क्या कहलाता है, विकसित कहलाता है। और राष्ट्रीय आय किसके ऊपर निर्भर करता है, प्रति व्यक्ति आय पर। प्रति व्यक्ति आय का अर्थ क्या हुआ, वो भी हम लोग जस्ट समझने वाले हैं। और उसके बाद अगला पॉइंट है, जिस देश का राष्ट्रीय आय कम होता है वह देश अविकसित कहलाता है। अविकसित का मतलब वह देश विकसित नहीं है, मतलब विकास उतना नहीं कर पा रहा है। आगे आप लोग का क्वेश्चन आता है, प्रति व्यक्ति आय क्या है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं PCI, आई मीन पर कैपिटा इनकम, ठीक है, क्या बोला, पर कैपिटा इनकम होता है। तो राष्ट्रीय आय में, तो राष्ट्रीय आय जितना भी पैसा प्राप्त हुआ, ठीक है, राष्ट्रीय आय में देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है उसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। तो देश का जितना भी राष्ट्र मतलब हो गया राष्ट्रीय आय, देश में जितना भी पैसा है, ठीक है, उसमें से देश की जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल, यानी जो मतलब जैसे मान के चलो कि जैसे उदाहरण तौर के यहाँ पे लिए हम लोग, जैसे कि पता चले 100 रुपया है, ठीक है, एक देश में, और उसमें 4 लोग रहने वाले हैं, तो प्रत्येक व्यक्ति पर कितना पड़ता है, 25 रुपया पड़ता है, ठीक है। तो ये आप लोग का क्या, यही हो गया आप लोग का प्रति व्यक्ति है 25 रुपये, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे लिखे हैं कि राष्ट्रीय आय में देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है उससे हम लोग क्या कहते हैं, प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। प्रति व्यक्ति आय बराबर फॉर्मूला हम लोग देख सकते हैं, राष्ट्रीय आय में क्या है, कुल जनसंख्या से भाग देने पर क्या होता है आप लोग का, प्रति व्यक्ति आय होता है। उम्मीद है आप लोग को यहाँ तक क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर हो सकता है किसी में अगर समझने में प्रॉब्लम हो, तो किसी चीज़ में अगर लग रहा है हाँ ये चीज़ छूट गया, तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। वैसे आप पूरा ध्यान से बनाया जा रहा है, कुछ भी छूटने का कोई चांस नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। इसका हम लोग ऑब्जेक्टिव की बात किए तो ऑब्जेक्टिव भी कर ही देते हैं। ऑब्जेक्टिव इसका है, निम्न को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। मतलब निम्न जो नीचे लिखा हुआ इनमें से किसे जो है ना प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। तो पहला आप लोग का है सेवा क्षेत्र, उसके बाद है कृषि क्षेत्र, उसके बाद औद्योगिक क्षेत्र, उसके बाद इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो प्राथमिक क्षेत्र पहले आप लोग समझिए, प्राथमिक क्षेत्र किसको बोलते हैं, कृषि क्षेत्र को क्या बोलते हैं, प्राथमिक क्षेत्र। और द्वितीयक क्षेत्र को किसको बोलते हैं, औद्योगिक क्षेत्र को। और तृतीयक क्षेत्र किसको बोलते हैं, सेवा क्षेत्र को। तो आपका क्वेश्चन जो है, निम्न को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है किसको, तो कृषि क्षेत्र को कहा जाता है, ठीक है। आप लोग आगे सेकेंड जो ऑब्जेक्टिव है, इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, अमेरिका, चीन, भारत, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग को जब क्वेश्चन करा रहे थे ना मिश्रित अर्थव्यवस्था, तो याद कीजिए उसमें आप लोग को लिखाए भी थे, देखिए यहाँ पे ना भारत दिखाया ना जैसे में,
तो भारत जो है इसमें क्या आप लोग का मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे आप लोग का तीसरा नंबर क्वेश्चन आता है, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। तो भारत में योजना आयोग का मतलब नियम, जैसे कि पंचवर्षीय योजना जो स्टार्ट हुआ, मतलब जो 5 साल के लिए नियम बनता है, उससे पहले एक संस्था बनाया गया था यानी योजना आयोग, उसका गठन कब किया गया था। तो पहला ऑप्शन है 15 मार्च 1950, उसके बाद है 15 सितंबर 1950, 15 अक्टूबर 1951, इनमें से कोई नहीं। तो भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था, 15 मार्च 1950 ईस्वी को किया गया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे आप लोग को 4 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है। अभी आप लोग को जस्ट पीछे बताया है, जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह क्या कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका अविकसित, विकसित, अर्धविकसित, इनमें से कोई नहीं। तो जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश क्या कहलाता है, आप लोग का विकसित कहलाता है। ठीक है, विकसित। आगे आप लोग का लास्ट क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। तो आप लोग को बताना है, इनमें से एक क्वेश्चन आप लोग के लिए जो है ना, वो हम मतलब जिसको बोलते हैं SW में छोड़ रहे हैं। जो आप लोग को देख रहे हैं यहाँ तक, जो वीडियो को देखे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है आप लोग को, वीडियो समझ में आ रहा है तभी आप लोग यहाँ तक देख रहे हैं। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ में अपने दोस्तों में इस वीडियो को जरूर शेयर करें, ताकि वो भी आप लोग के साथ जो है ना एक बेहतर ज्ञान प्राप्त कर सके और अच्छे मार्क्स ला सके। तो इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। तो आप लोग का ऑप्शन है पंजाब, केरल, बिहार, दिल्ली। ठीक है, तो आप लोगों को कमेंट करके बताना है इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से बहुत ही जल्द अगले वीडियो में। और अगला जो आप लोग का चैप्टर होने वाला है वो आप लोग का राज्य एवं राष्ट्र की आय। ठीक है, क्या आप लोग का सेकंड चैप्टर राज्य एवं राष्ट्र की आय। तो इस चैप्टर का भी क्वेश्चन आंसर का नोट्स बन चुका है, बस थोड़ा सा आप लोग वेट करें, बहुत ही जल्द इसका भी नोट्स आप लोग के सामने प्रस्तुत होगा। और जिस तरह से इसमें समझाएं, कोशिश करेंगे आने वाला जो वीडियो होगा उसमें आप लोग को और भी अच्छी तरीके से हम समझा पाएँ। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका भी नोट्स रेडी है, बहुत ही जल्द आप लोग के सामने प्रस्तुत होने वाला है। बस थोड़ा सा वेट करें, बस आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से बहुत ही जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड लव यू ऑल।